जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोशल साइंस 2023 के पेपर को संपूर्ण सोल्व करते हुए हर एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझाते हुए सुपर फास्ट तरीके से चलने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 90 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसने कहा था? मुमताज अली ने कहा था। किसने कहा था? मुमताज अली ने कहा था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1873 में पुस्तक आई थी, किनकी पुस्तक आई थी? ज्योतिबा फूले की पुस्तक आई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था दोस्तों? उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। इनकी यह फेवरेट पुस्तक थी। अगर बात करें पुस्तक नंबर 2 की, ये पुस्तक थी 1 नंबर की। दूसरे नंबर की पुस्तक का नाम था चाबुक। क्या नाम था दोस्तों? याद रखेंगे आप सभी लोग। दूसरी पुस्तक का नाम था चाबुक। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, 1873 में आई किताब समर्पित थी। किस पर समर्पित थी? भक्ति गायकों पर थी या भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज के सुधारकों को? राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के संबंध में 1873 में गुलामगिरी किताब समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है क्योंकि वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ऑप्शन नंबर 2 कहता कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। किसके बारे में बात यहाँ पर की गई है? मध्यकाल में जो जनजातीय समुदाय थे उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध का जो मुख्य कारण है वो कौन सा कारण है? वे दस्तावेज, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। अगर आपसे पूछ ले कि जनजातीय समूह जो कि मध्यकाल में जो थी कौन कौन सी थी? आपकी संथाल जनजाति जो कि काफी प्रसिद्ध है। ये जो जनजाति थी ये किन किन इलाकों में पाई जाती थी? झारखंड में पाई जाती थी अधिकतर संख्या में। झारखंड, असम, बिहार, बंगाल के क्षेत्र में ज्यादातर ये जनजातियां पाई जाती थी। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से सभी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता, न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बिल्कुल सही कथन यहाँ पर ए दिया गया है। 19वीं सदी की अगर बात करें तो क्या हुआ था कि बहुत से लोगों ने क्या किया? आंदोलन को शुरू किया और न्याय की मांग की, समानता की मांग की, ब्राह्मणों का विरोध किया, मंदिरों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक ऐसे संत का उद्भव हुआ था उस वक्त 19वीं सदी में। ठीक। कथन नंबर बी कहता है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच में काम किया एवं उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। बिल्कुल ये भी कथन यहाँ पर सही है। घासीराम जो थे उन्होंने सतनामी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? सतनामी आंदोलन चलाया। कहाँ, किस जगह पर चलाया? ये छत्तीसगढ़ में चलाया था, मध्य भारत में चलाया था। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि एक दूसरे का उदाहरण भी पेश करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 35। 35 कहता है कि 1883 में इलबर्ट बिल के लागू करने पर विरोध क्यों हुआ? क्योंकि पहले इसके ऑप्शन को पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहूंगा कि इलबर्ट बिल क्या था। आप कहेंगे कि सर इलबर्ट बिल भी तो बता दीजिए, फिर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब सुनिएगा आप सभी लोग। तो जो इलबर्ट बिल था कब लागू किया गया था? 1883 में ये बिल लागू किया गया था। किसने लागू किया था? एक इलबर्ट नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था, उसी के नाम पर यह बिल
मतलब कि इस बिल का नाम रखा गया था इलवर्ट बिल। इतनी बात कन्फर्म हो चुकी है। अब बात करें कि जो इलवर्ट बिल था ये पूरे इंडिया में फौजदारी कानून के रूप में लागू कर दिया गया। किस कानून के रूप में? फौजदारी कानून के रूप में लागू कर दिया गया। कहने का मतलब है कि इस कानून में ऐसा प्रावधान था, कैसा प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छपती है, कैसी चीज छपती है? किसी अखबार में अगर आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस है उसको तो खत्म कर देगी और उसी के साथ उसकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर लेगी। यही था इलवर्ट बिल। क्या था? यही था इलवर्ट बिल। ठीक, जो ये मतलब कि इसमें क्या क्या किया गया था? प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय बनवाए गए थे। प्रत्येक उच्च न्यायालय स्थित कर दिए गए थे, यानी कि जो प्रत्येक प्रांत थे, प्रत्येक राज्य थे, वहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। और पहले कानून जो चलते थे कौन कौन से? पहले के समय इससे पहले कौन से कानून चलते थे? नगरों में अंग्रेज कानून चलाते थे। याद रखेंगे, जो हम यहाँ पर पॉइंट आपको बता रहे हैं, जो अंग्रेज लोग थे वो शहरों में कानून चलाते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मुगल काल के लोग कानून चलाते थे। इनको क्या कर दिया गया? इनको समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह पर प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए। इतना ही यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। तो यही था आपका इलवर्ट बिल। इलवर्ट बिल लागू करने पर विरोध क्यों हुआ? भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। क्या दी थी? छूट दी थी, नहीं दी थी। यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस कारण से विरोध नहीं किया गया था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय शक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ये तो यहाँ पर कथन आपका सही हो जाएगा, इस कारण से विरोध किया था। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ये भी कथन कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर जो कथन कौन से सही होंगे? जो विरोध किया, क्यों किया? यहाँ पर कथन बी और सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बी और सी राइट आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राइट आंसर यहाँ पर बताना है। कथन ए कहता है, कथन ए क्या कहता है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। बिल्कुल सही कथन है। कारण की अगर बात करें, रीजन की बात करें, मतलब कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, यही कारण है जो संविधान है। ठीक, इसी का कारण ये हो जाएगा। बिल्कुल सही कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। कौन कौन से? खिलाफत मूवमेंट के संबंध में है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ए एंड बी, यहाँ पर आपको राइट कथन बताना है। कथन ए कहता है स्टेटमेंट 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बिल्कुल कैसा कथन होगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट कथन हो जाएगा। दोस्तों 1920 में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने तुर्की में क्या कर दिया? खलीफा पर एक संधि थोप दी थी। क्या कर दिया था? संधि थोप दी थी। और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये तो कथन कैसा हो चुका? यहाँ पर गलत हो चुका। अब आप कहोगे कि सर ये कथन कैसे गलत हुआ? तो चलिए ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। कथन एक तो यहाँ पर सही है। भारतीय जो मुसलमान लोग थे वे चाहते थे कि खलीफा का नियंत्रण पवित्र मुस्लिम स्थानों पर बना रहे, परंतु यहाँ पर कथन में नहीं जोड़ दिया गया। नहीं के कारण यह कथन कैसा हो चुका है? यहाँ पर गलत हो चुका है। अगर बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी ने 1920 में दोस्तों क्या किया था? क्या किया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। उसी में मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया था। क्यों लिया था? मुस्लिम समुदाय चाहता था कि उनको जो है खलीफा का नियंत्रण पुनः प्राप्त हो जाए या बना रहे। इसी कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन का रूप दे दिया था। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर ए सही है परंतु बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कैसा है? बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है? ए और बी दोनों गलत है। ए सही परंतु बी गलत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए सही परंतु बी गलत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे भारत में क्या हुआ, नील का व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ कि जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश अधिक से अधिक करने लगे। बिल्कुल सही कथन है।
कारण क्या था? कारण कहता है कि रीजन कहता है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। बिल्कुल राइट कथन है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी में तो वहाँ पर ये दोनों पॉइंट इसके कारण और रीजन दिए गए हैं। तो हम आपसे अक्सर कहते हैं आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी 6 से लेकर 8 तक की कंप्लीट इतिहास, भूगोल, राजनीति सभी को मैंने पढ़ा दिया है, अच्छे ढंग से डिस्कस भी किया है। तो ठीक यहाँ पर दोनों ही कथन कैसे होंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर सही वाला ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको बताना है, स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बुद्धाज टीचिंग्स, तो कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर कैसा दिया गया? बुद्ध के जो उपदेश है, बुद्ध के उपदेश में कहा गया कि जो हमारे कष्ट है और दुख है ये हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन नंबर बी, स्टेटमेंट बी, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से, ये भी कथन यहाँ पर कैसा है? बिल्कुल सही है। यानी कि ए और बी यहाँ पर कैसे दिए गए? बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। सी कहता है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। कोई भी आवश्यक नहीं था, पालन कर सकते थे। उनका मन है तो पालन करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। यहाँ पर शब्द जोड़ दिया गया है आवश्यक था। इसी कारण यहाँ पर कैसा हो चुका है कथन? बिल्कुल गलत हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बी और ए यहाँ पर ठीक होंगे। बी और ए सिर्फ ऑप्शन में दिख रहा है 4, ए और बी बिल्दा यहाँ पर कैसे होंगे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ए और बी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40। 40 कहता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। कौन कौन से परिवर्तन आए? कथन ए कहता है कि आधिकारिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब यूरोप के जो बाजार थे वहाँ पर कपड़ों की मांग में बहुत अधिक तेजी आई और भारत के जो बुनकर थे वो क्या करने लगे? अधिक से अधिक मात्रा में कताई करने लगे, धुलाई करने लगे, रंगाई का धंधा अपना लिया था। ठीक, ये धंधा अपना लिया था। यहाँ पर कथन ए कैसा होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। कथन बी कहता है कि शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई, ऐसा हुआ था? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली का उदय हो चुका था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन कौन से सही है? ए और डी किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड डी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? यहाँ पर एक लेखांश दिया गया है, ये जो किसके लिए लिखा गया था? यहाँ पर एक बात और आप समझेंगे, अगर आपने यह लेखांश नहीं पढ़ा है या अगर नहीं आता है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो उसमें कुछ आपको यूनिक चीज ढूंढनी है। तो यूनिक चीज इस क्वेश्चन में क्या है कि 13वीं शताब्दी की बात करी गई है। 13वीं शताब्दी का मतलब होता है 1200। ठीक, 1200 होता है 13वीं शताब्दी का मतलब। तो अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है, यहाँ पर सन दे दिया गया 1200। तो 1200 में किसके लिए रखा गया है? रजिया कब थी? 1200 में थी, सल्तनत काल में थी। ठीक, इनका तो ये तो प्राचीन काल की बात होगी, गौतमी दिद्दा की। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? रजिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान थी। यहाँ पर 13वीं सदी की बात करी गई है, तो राइट आंसर यहाँ पर रजिया हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी आप याद रखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को भी हल किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में यहाँ पर कथन आपको सही बताना है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर कथन भी कहता है मेहराब का मध्य भाग आधारशिला नहीं कहलाता है। यहाँ पर कह दिया गया कि आधारशिला कहलाता है। तो यहाँ पर
यानी कि जो कथन दिया गया है, कथन तो यहाँ पर गलत हो चुका है। आधारशिला कौन सा कहलाता है? जिस पर वो मेहराब टिका होता है, जो उसकी जो मुख्य जड़ होती है उसी को कहते हैं आधारशिला, ना कि मध्य भाग को आधारशिला कहते हैं। तो यहाँ पर बी तो गलत हो चुका है, केवल ए यहाँ पर कैसा होगा, सही हो जाएगा। ओनली ए यहाँ पर राइट होगा। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले थे? कहाँ से मिले थे? होसंगी से मिले थे। चूना पत्थर के जो पुरा पाषाण काल का जो स्थल है, उस स्थल का नाम होसंगी, जहाँ से चूना पत्थर के औजार मिले थे। अब आप पूछोगे कि होसंगी कहाँ? ये है आपका कर्नाटक में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका है कर्नाटक में है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि इनाम गांव कहाँ, इनाम गांव आपका है महाराष्ट्र में। ठीक, और ब्रह्मगिरी भी दक्षिण भारत में ही पड़ती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 44। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि यहाँ पर कथन आपको बताना है गलत वाला। कथन ए कहता कि व्यापार में खरीदी व बेचे जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। बिल्कुल लगाया जाता था। वहाँ के जो महाजनपद के जो राजा हुआ करते थे, वे सभी प्रकार से करों को वसूलते थे। कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा था, हर क्षेत्र में वो अपने कर वसूला करते थे। कथन ए तो यहाँ पर सही हो चुका है। आखेटकों तथा संग्रासों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी पड़ती थी। बिल्कुल सही कथन। ज्यादातर फसलों पर कर का उपज आधा हिस्सा निर्धारित था। बिल्कुल गलत होगा, आधा हिस्सा निर्धारित नहीं था। जितना किसानों के पास होता था, उसकी जो मर्जी होती थी वो ही किसान को दे दी जाती थी। कहने का मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का निर्धारित नहीं किया गया था कि आधा देंगे, पूरा देंगे, तिहाई देंगे। ठीक, ये बात भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चरवाहों को जानवरों व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। बिल्कुल देना पड़ता था। तो चलिए हम अब आपको ले चलते हैं इसके एनसीईआरटी नोट्स पर, जहां से एक क्वेश्चन आपकी सीधी बुक से पूछा गया था, उस पॉइंट को भी बताएंगे। तो यहाँ पर सही नहीं था। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनसीईआरटी पॉइंट को। यहाँ पर आप समझेंगे जो कि महाजनपद काल की अगर बात आपसे पूछ ले कि कर किस किस रूप में वसूले जाते थे, तो यहाँ पर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से क्या करने लगे? कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर को भी वसूलते थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, कह सकते हैं शिल्पकारों, जो शिल्प कारीगर थे उन पर भी कर वसूला जाता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये भी पॉइंट आपको दिया गया था अभी क्वेश्चन में। फसलों पर भी कर दिया जाता था। व्यापारियों को सामान पर भी कर देना पड़ता था। ये भी कथन सही होगा। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी राजा को कर के रूप में। तो यहाँ पर जो ये हमने पॉइंट यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको यहाँ पर सभी पॉइंट को हमने अच्छे ढंग से समझा दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? उल्लंघन के रूप में की गई है। ऊंची जाति के लोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। यह भी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, यह भी उल्लंघन के रूप में की गई है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय समूह के दोहन की अनुमति देना, यह भी उल्लंघन करती है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये तो कोई किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करती है। यहाँ पर डी को छोड़कर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जिन जिन ऑप्शन में डी है पहले उसको काट देंगे, ये आप समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो उसमें से आपको गलत कथन का भी, अगर आप गलत कथन पहचान लेते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गलत कौन सा डी है, तो डी को छोड़ दीजिए। जिनमें डी नहीं है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर किस ऑप्शन में डी नहीं है? सिर्फ 4 में नहीं है, तो 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों के जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। बिल्कुल की है। तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी दिया है। बिल्कुल दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइएगा। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ में खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। मध्याह्न जो भोजन है स्कूलों में चलता है, ये जो सभी बच्चे होते हैं, बच्चे मिलकर खाना खाते हैं, यानी कि साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को भी खाना पकाने के लिए रखा गया। बिल्कुल रखा गया है। विधवाओं महिलाओं को भी खाना पकाने के लिए रखा गया।
गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है। ऐसे जो विद्यार्थी थे या ऐसे बच्चे थे जिनको घर पर टाइम से खाना नहीं मिल पाता था, उनको भी प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है जब से स्कूल में क्या हुआ है, मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई है। स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आ चुकी है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? ABCD ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझना है। क्वेश्चन कहता है कि कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, बिल्कुल सही कथन है। ये स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है, यह भी कथन यहाँ पर सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति तो दिलाते हैं, बिल्कुल ये भी कथन कैसा होगा? सही होगा। लेकिन समझिएगा, स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। शपथ दिलाना कोई स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, डी को छोड़कर यहाँ पर सभी कैसे होंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। A, B और C। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, परंतु यहाँ पर स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करता है न्यायिक व्यवस्था की। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 48, कहता है कि मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन है। एक प्रकार काम और रोजगार के प्रकार। राजमिस्त्री क्या करता है? दिहाड़ी मजदूरी करता है, बिल्कुल सही कथन है। घरेलू कामगार कैसा होता है? जो घर में काम करते हैं वे अनियमित होते हैं, उनका कोई निश्चित मजदूरी नहीं होता, ये भी यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, यानी कि स्वयं से रोजगार उत्पन्न कर लेते हैं सब्जी को बेचकर। दुकान में जो सुपरवाइजर होता है, क्या वो व्यवसायी होता है? बिल्कुल नहीं होता, गलत होगा। यहाँ पर डी को छोड़कर सभी कैसे हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। A, B और C ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से समझना है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप, कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, कहाँ पर जाते हैं? वो जो शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शहरी जो क्षेत्र होते हैं औद्योगिक स्थल के निकट क्या होता है कि स्लम क्षेत्र में वृद्धि देखी जाती है। अब आप कहोगे कि सर स्लम क्षेत्र क्या होता है? कई बच्चे नहीं जानते होंगे कि सर स्लम क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर समझाएंगे। स्लम क्षेत्र का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का किसी शहर क्षेत्र में बस जाना, यानी कि वहां पर रहने लगना। शहरी आवासीय क्षेत्र कि जो ऐसी आबादी वहां पर होती है, स्लम क्षेत्र का मतलब समझिएगा आप लोग, आबादी वहां की कैसी होती है? गरीब आबादी होती है, बेघर आबादी होती है, कच्चे मकान होते हैं। लेकिन वो शहरी क्षेत्र तो होता है, लेकिन आबादी गरीबी होती है, उनकी गुणवत्ता कैसी होती है? कमजोर गुणवत्ता होती है। उसी को कहते हैं स्लम क्षेत्र। क्या कहते हैं? स्लम क्षेत्र कहते हैं। तो जो ग्रामीण के लोग होते हैं वो शहरी क्षेत्र में स्लम क्षेत्रों की वृद्धि कर देते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। तो किस कारण से? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति होती है। क्या होती है? कथन एक क्या होगा यहाँ पर? सही होगा या गलत होगा? तो सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा। अधोगति की वृद्धि मतलब कि स्तर में अधोगति नहीं होती है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, यहाँ पर कैसा कथन होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। जो ग्रामीण कामगार है वो बाजार में विघटन हो जाता है। घटी हुई कृषि उत्पादकता, यहाँ पर सी कैसा होगा? घटी हुई कृषि उत्पादकता ही यहाँ पर कथन कैसा हो जाए? सही कथन हो जाएगा। घटी हुई कृषि उत्पादकता का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो चुका है, मतलब कि उनकी घट चुकी है कृषि उत्पादकता, और वो कहां पर आ चुके हैं? शहरी क्षेत्रों में आ चुके हैं, जो कि स्लम क्षेत्र में वृद्धि का एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ग्रामीण क्षेत्र में कुशल कार्यबल की संख्या नहीं बढ़ सकती है, यानी कि ये तो कथन एक प्रकार से इसका कारण नहीं हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बी और सी यहाँ पर राइट दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है? पुलिस सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं, न्यायिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं, शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं, लेकिन निर्माण सेवाएं सार्वजनिक नहीं होती हैं। ABC यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 51, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, किसका अधिकार? भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकारों की व्याख्या की है? किसमें की है? ये व्याख्या की है अनुच्छेद 21 में। किस अनुच्छेद में की है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में किसकी व्याख्या की है? भोजन के अधिकार की, निजता के अधिकार की, प्रदूषण मुक्त जल के अधिकार की। अनुच्छेद 21 को कह सकते हैं मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि जो अनुच्छेद 21 है स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जाएगा किसी को भी, अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 19 क्या है,
अनुच्छेद 19 पूछ ले, 19 का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 को भी आप समझ चुके हैं। अब बात करें अगर अनुच्छेद 14 की, इसकी अनुच्छेद 14 का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी का समान व्यवहार, समता का व्यवहार, ठीक, यही मतलब होता है। अनुच्छेद 20 की अगर दोस्तों बात करें तो अपराध दोष सिद्धि के मामले में अनुच्छेद 20 आता है। यहाँ पर सभी को हमने कन्फर्म कर दिया है। राइट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच भेदों की पहचान करके सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कैसा कथन है? बिल्कुल सही कथन है। अमेरिका में ऐसा ही है, राज्य और धर्म कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। बिल्कुल सही कथन है। बी कहता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल किया गया है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों में धार्मिक मामलों से स्पष्ट प्रतिकरण बनाए रखते हैं, नहीं बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं? सही जो कथन यहाँ पर दिए गए ए और बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 की, द टर्म ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स की यहाँ पर बात की गई सभी व्यक्ति जो है कानून की नजर में कैसे हैं? कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कैसा कथन है यहाँ पर? ये कथन कैसा दिया गया? बिल्कुल सही कथन यहाँ पर दिया गया। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। ये भी बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर तो जो कथन बी है, यहाँ पर बी भी कथन सही हो जाएगा। असमानता समाप्त हो गई है, नहीं हुई है। सी तो यहाँ पर गलत हो चुका है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर, गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है या नहीं करता है? बिल्कुल कैसा कथन होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी ही यहाँ पर गलत है। सी को छोड़कर सभी यहाँ पर कैसे होंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। सी किस ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है और सभी में है। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 54। कहता है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिएगा। हम समझ चुके हैं कि आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो चलिए हम इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएंगे कि एक महिला है, क्या कौन है? एक महिला है जो कि ऑफिस में जाती है। ऑफिस में जाती है तो उसको वेतन भी मिलता है और ऑफिस के द्वारा उसको सम्मान भी मिलता है। ठीक, इतनी बात आपको मालूम हो चुकी है कि एक महिला है, वो ऑफिस जाती है, ऑफिस में उसे सैलरी भी मिलती है और सम्मान भी मिलता है। अब बात करें कि ऑफिस संबंधित काम की तुलना में घरेलू काम को अनदेखा करती है, मतलब कि वो जो महिला है वो ऑफिस में ही लगी रहती है, कहने का मतलब है, और घर का जो काम है, जो घरेलू काम है, उसको अनदेखा करती है या कम करती है या बिल्कुल नहीं करती है। इसके पीछे का जो कारण होगा, कौन सा कारण होगा? यानी कि वो घरेलू काम अनदेखा करती है, बहुत ही कम काम करती है, जबकि ऑफिस का काम में उसका मन लगता है, उसको वहां पर सैलरी मिलती है, सम्मान मिलता है। तो इसका कौन सा कारण हो सकता है कि घर में वह काम नहीं करती है या अनदेखा करती है? घरेलू काम के लिए कम समय लगना, कार्यालयी काम का अति मूल्यन, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा घरेलू काम का अवमूल्यन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55। कहता है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा करने वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो कौन सा व्यवहार दर्शाता है? ठीक, यहाँ पर बात की गई है कि अधिकांश जो विद्यार्थी ने क्या किया, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए, नृत्य करने वाली गुड़िया उठा ली, तो रूढ़िवादी की ओर दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर रूढ़िवाद होगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल सही कथन है। तर्क कहता है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण पर स्थापित करती है। यहाँ पर कैसा कथन होगा? ये भी यहाँ पर सही ही तर्क दिया गया है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। सही कथन किस ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 4, ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दोस्तों, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी पूर्वाग्रही का अर्थ होता है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना नहीं होता है। लोग भिन्न है, उनका अनादर करना भी पूर्वाग्रही का मतलब होता है। समूह के सदस्य के विरुद्ध भेदभाव करना भी क्या होता है? पूर्वाग्रही का होने का मतलब होता है। पूर्वाग्रही का मतलब होता है नकारात्मक रूप से देखना, किसी का अपमान करना, अनादर करना, भेदभाव करना। ये सभी कैसे शब्द हैं? पूर्वाग्रही
का अर्थ ही होता है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, यानी कि बी को छोड़कर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। बी किन किन ऑप्शन में है वो ऑप्शन नहीं होंगे, जबकि बी नहीं होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए, सी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 58। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिएगा। एक तरफ दिया गया है कृषि का प्रकार और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप एक या दो को मिलान कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब आप समझिएगा पहले। स्थानांतरित कृषि ऐसी होती है जो कि भूमि बदल बदल कर की जाती है, लगभग 5 साल के अंतराल पर कह सकते हैं इसको, ठीक। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? झूम कृषि भी कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। जो स्थानांतरित कृषि होती है, जंगलों को जलाकर बची हुई राख जो कि उर्वरक का कार्य करती है, उपजाऊ भूमि का कार्य करती है, इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। अब आप समझ चुके होंगे कि स्थानांतरित जो कृषि का क्षेत्र होगा वो वन क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा? जंगल वाला क्षेत्र होगा। वहीं की जो वनस्पति होगी उसको जलाएंगे तभी तो स्थानांतरित कृषि वहीं पर की जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि जो स्थानांतरित कृषि का यहाँ पर किसके साथ मिलान होगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, सघन वन वाले क्षेत्र। जहां वन वाले क्षेत्र होंगे वहीं तो स्थानांतरित कृषि की जाएगी। तो ऑप्शन ए का किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। तो ऑप्शन ए 3 किसमें? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। और बी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा। चौथा जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है, ये शीतोष्ण घास के मैदान में की जाती है। गहन निर्वाह की कृषि की बात करें, ये ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक होती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। और अर्ध शुष्क प्रदेश में क्या किया जाता है? चलवासी पशुचारण वाली कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन को आप समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से हम समझाएंगे इसको आपको। ग्रीनविच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, ठीक। तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो चलिए हम इसको भी समझाते हैं। ग्रीनविच का यहाँ पर समय कितना है? 12 बजे का है। 45 डिग्री पूर्व का समय यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपको मालूम होगा कि 1 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? एक डिग्री में होते हैं दोस्तों 4 मिनट। कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 4 मिनट होते हैं। तो 45 डिग्री में कितने मिनट होंगे? साधारण सी बात है, 45 में जब 4 का गुणा कर देंगे तो मिनट आ जाएंगे। 45 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा? 180 मिनट। 180 मिनट में दोस्तों कितने घंटे होंगे? अब आप कहोगे कि सर 180 मिनट में तो 3 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे? 3 घंटे होंगे। बस इतना यहाँ पर निकल के आ चुका है कि 3 घंटे होंगे। यहाँ पर किसकी बात की गई? पूर्व देशांतर। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में हमेशा प्लस करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं यामोत्तर समय को इसमें। अगर बात करें आपसे पश्चिम की, पश्चिम में क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं, जबकि पूर्व में जोड़ देते हैं। तो 3 घंटे में अगर 12 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बजेगा? 3 ही तो बजेगा। तो ऑप्शन में किस में 3 बज के दिखाया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 3 बजे अपराह्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से ये वाला समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्रीय गुफाएं बनती हैं। समुद्रीय गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें। पवन अपरदन, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, मानव निर्मित गतिविधि, शैलों का गिरना। तो राइट आंसर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तरंगों द्वारा जो अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, उसी से जो समुद्र की जो तटीय भाग होते हैं वहां पर गुफाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम आपको समझाएंगे बेहतरीन एनसीईआरटी पॉइंट के माध्यम से। तो चलिए आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं समुद्री तरंग के कार्य। इसी में आपका ये तटीय मेहराव भी दिया गया है और समुद्री गुफा का भी चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से क्या होता है? तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। कन्फर्म हो चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि समुद्री गुफाएं किस कारण से बनती हैं? तो किस कारण से बनती हैं? अपरदन एवं निक्षेपण के कारण से बनती हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको तटीय मेहराब बनते हैं। जिससे क्या बनता है कि जो केवल छत बचती है उससे बनता है तटीय मेहराब। ये वाला तटीय मेहराब का चित्र आपको दिख रहा है, ठीक। और आगे देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि अपरदन छत को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें ही बचती हैं। तो दीवार जैसी जो आकृति होती है उसको स्टैक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैक। आपसे एक बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया था स्टैक आकृति कैसे निर्मित होती है, ठीक, या किसकी स्थलाकृति है। तो यहाँ पर ये स्केट का भी चित्र दिया गया है। स्केट बचता है, ठीक। पहले होती है क्या होता है? पहले समुद्री गुफा, फिर उसके बाद ऐसा बनता है, उसके बाद तीसरे चरण में आपका स्टेक बन जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। आशा करते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो कि ग्लोब को दो बराबर भूभागों में क्या करती है, बांट देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव विषुवत वृत्त रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, गलत होगा। 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा स्थित होती है? उत्तर में तो आपकी 23.5 में होती है कर्क रेखा, तो यहाँ पर कर्क होना चाहिए था, इस कारण यहाँ पर गलत हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, कर्क रेखा यहाँ पर होनी चाहिए। दक्षिण ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है, ये भी कथन कैसा होगा, गलत। दक्षिण में क्या होता है, 23.5 डिग्री में होती है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों होती है? मकर रेखा होती है, इतनी बात कन्फर्म हो चुकी है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से दोस्तों गुजरती है? ये गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से, ये भी कथन गलत हो चुका है। सिर्फ बचा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि सत्य है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। कितना का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का कोण बनाती हुई गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन चुनना है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं, इस प्रकार से ग्लोब आपका होता है। इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये होती हैं आपकी कैसी रेखाएं होती हैं? देशांतर। और इस प्रकार की रेखाएं होती हैं अक्षांश वाली, तो यहाँ पर खींची जाती है, बिल्कुल सही कथन है। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, बिल्कुल झुकी हुई अवस्था में, ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। कौन? ग्लोब प्रतिरूप है, वास्तविक है। ग्लोब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जिन्हें पॉकेट में भी रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। ये अंडाकार आकृति में है, नहीं, ये तो गलत हो चुका है। जो ग्लोब होता है ये कैसा होता है? अंडाकार आकृति में नहीं होता है। तो डी को छोड़कर सभी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। ए बी सी किस ऑप्शन में है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 64, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर किसकी बात की गई है कि जो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही कौन से वृक्ष उगते हैं? सदाबहार वृक्ष। किस कारण से उगते हैं दोस्तों? ये जो उगते हैं ये किस कारण से उगते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया। ये उगते हैं भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। जहाँ पर क्या होगा कि भारी वर्षा होगी और उच्च तापमान होगा, वहां पर ही क्या होगा, सदाबहार वृक्ष उगते हैं भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप, यही इसका एक प्रमुख कारण है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 65, कहता है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? कौन सा है दोस्तों? जल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि कहने का मतलब है कि दूरी में भारी होना चाहिए और आकार में भी बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जल मार्ग। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 66, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइएगा। नवीकरणीय संसाधन तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे कि सर नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर कैसे राइट आंसर होगा, तो उसको भी यहाँ पर हम समझाएंगे, आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। ठीक, तो नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि कभी नहीं समाप्त होंगे, यानी कि असमाप्त संसाधन होते हैं। इन्हें पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है, उत्पन्न भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या क्या है आपका? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार के संसाधन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, तो इसी को क्या कर सकते हैं, ये पर्यावरण को बचाए रखता है, प्रदूषण नहीं करता है नवीकरण संसाधन। जबकि अनवीकरण संसाधन में पेट्रोलियम, खनिज तेल आपके हो चुके हैं, प्राकृतिक गैस, ये क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मानव निर्मित संसाधन भी क्या करते हैं, मानव को नुकसान, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अजैव संसाधन का मतलब होता है कि जिनमें जीवन ही नहीं होता। तो राइट आंसर तो यहाँ पर हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसको हमने अच्छे ढंग से डिस्कस भी कर दिया है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन, गलत कथन यहाँ पर बताना है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही कथन है, बता चुके हैं आपको। ठीक, नवीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक, और ज्वारीय ऊर्जा सम्मिलित है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, बिल्कुल होती है, सही कथन है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। अब यहीं पर तो फंस चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह दिया कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है? नहीं दोस्तों, ये कभी नहीं समाप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये कभी नहीं समाप्त होती है। तो यहाँ पर कथन कैसा होगा? 3 कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर आपको गलत ही कथन पहचानना था। तो गलत कथन यहाँ पर कौन सा है? गलत कथन आपका है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, गर्म पानी के झरनों के स्रोतों द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने के कारण ही गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी है? गर्म जलधारा है, यही इसका एक मुख्य कारण है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 की, 69 कहता है कि निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए।
मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। कॉलम ए एक दिया गया है और कॉलम 2 ओजोन परत, ओजोन लेयर को कहते हैं समताप मंडल। ए का मिलान होगा थर्ड के साथ। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आया होगा। ए का किसके साथ मिलान जा चुका है? ए का थर्ड के साथ, यानी कि ओजोन परत को समताप मंडल कहते हैं। मौसम संबंधित घटनाएं आपको मालूम होंगी, क्षोभ मंडल में होती हैं। रेडियो प्रेषण या रेडियो संचरण की जो तरंगे होती हैं वो आपकी होती हैं बाह्य मंडल में। किस मंडल में दोस्तों होती हैं? बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंग्लिश में कहें तो थर्मोस्फेयर कहते हैं बाह्य मंडल या आयन मंडल को। ठीक, जो पतली वायु होती है जिसमें कि गैसें जो होती हैं अधिकतर मात्रा में तैरती रहती हैं, वो तैरती हैं बहिर्मंडल में। किस मंडल में? एक्सोस्फीयर में। ठीक, एक्सोस्फीयर में क्या होता है? थिन एयर, जो कि तैरती रहती है पतली वायु। तो यहाँ पर सभी का मिलान हो चुका है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन करना है। तो सही कारण तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना ही क्या होता है? वह इसी कारण से तो हवाई जहाज ही समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको आदर्श माना जाता है। अगर बात करें क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल में बादलों मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं होती हैं। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहता है कि, क्या कहता है? विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी या श्रेष्ठ होगी? कक्षा में प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे के लिए कहना, स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तो आंसर बिल्कुल सरल हो जाएगा। अगर चुनाव प्रक्रिया बच्चों को समझाना चाहेंगे तो क्या विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो उपयुक्त जो विधि होगी वो होगी कक्षा प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना। ठीक, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा कौन सा होगा? सर्वश्रेष्ठ की बात की गई यहाँ पर। व्याख्यान एवं सेमिनार से नहीं कुछ होने वाला, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा करने से भी कुछ नहीं होगा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पठन से भी कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ होगा किससे? होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 से, बकरवालों पर चलचित्र तथा वृत्तचित्र दिखाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से करना चाहिए। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना ही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। किसकी बात की गई है? जो सामूहिक चर्चा अगर करेगा शिक्षक श्याम पट्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो किस तरह करना चाहिए? संकल्पनाओं होनी चाहिए, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर ही अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। ये अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करते हैं? तो कौन सा यहाँ पर उद्देश्य होगा? आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ बच्चों को पढ़ाते समय खत्म हो चुका है। उसके बाद टीचर जो है बच्चों को कहाँ ले जाता है? जिला न्यायालय में ले जाता है। ठीक, न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, न्याय पाने वाली चुनौतियों को दिखाना और व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। क्या करना? भय पैदा करना बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट को दर्शाएगा, तो ये तो गलत हो चुका है ना। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो सही कौन सा यहाँ पर कथन होगा? सही जो कथन यहाँ पर होगा, कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही होगा? सही कथन तो सिर्फ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, केवल और केवल ए यहाँ पर सही कथन हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 75। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, ठीक, रणनीति ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, जो कि सर्वश्रेष्ठ रहेगा तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त है? शासन व्यवस्था के 3 स्तर
कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, ये वाला, या राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण। आपके विचार में क्या होता है कि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती है और सभी फैसले केंद्र लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सही तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। यही मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक उपयुक्त कथन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला। यहाँ पर बात करें कितने क्वेश्चन की, 77 की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन और कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है कि विद्यार्थियों के चित्र के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। बिल्कुल कारगर तरीका है, बिल्कुल सही कथन है। कारण कहता है कि कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कथन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ये कथन जो यहाँ पर दिया गया है कैसा होगा? ए तो यहाँ पर सही है परंतु आर गलत होगा। इसका कारण ये नहीं हो सकता है, ये वाला गलत हो जाएगा कि सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए मूल्यांकन, ये गलत होगा। लेकिन ए यहाँ पर कैसा होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो देखते हैं किस विद्यार्थी ने प्रश्न को समझ नहीं पाया है। विद्यार्थी भी कहता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। कथन तो यहाँ पर सही है लेकिन इस विद्यार्थी ने क्या किया है? इसको समझ नहीं पाया है। इस क्वेश्चन को वह विद्यार्थी समझ नहीं पाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा। कौन सा होगा? एक ही हो जाएगा। उसने क्या कह दिया है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर की गई थी एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, और सभी यहाँ पर सही है। जरूरत पड़ती है, सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, ये भी संविधान की जरूरत होती है। और संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वंचित ना हो जो बहुसंख्यक को नित्य उपलब्ध हो, ये भी कथन जरूरत कि संविधान को जरूरत होती है, संविधान की यह जरूरत होती है। ये कहता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करती है, ये भी कथन संविधान की जरूरत होती है। लेकिन कथन ए जो विद्यार्थी कहता है वो कहता है कि संविधान की जरूरत नहीं होती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो कथन ए है वो ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 की, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए कहता है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यपनीय होती है, यानी कि द नेचर ऑफ सोशल साइंस इज एविडेंस बेस्ड, इंपीरियल एंड वेरीफाइएबल। तो कौन सा यहाँ पर कथन कैसा होगा? जो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है? बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पर साक्ष्य आधारित होती है, अनुभाविक होती है और सत्य होती है। ठीक। कथन भी कहता है कि इनका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। एक घटना होगी परंतु उसके व्याख्यान तमाम होंगे, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 80। 80 के बाद बचेंगे आपके 10 क्वेश्चन, ठीक, यानी कि 90 तक। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए नहीं कहना, ये तो गलत हो चुका है। विद्यार्थी को ग्लोब दिखाने से कुछ नहीं होगा, ना ही मानचित्र दिखाने से कुछ होगा। जब विद्यार्थी कहता है कि मानचित्र कैसे कुछ सपाट दिखाते हैं, ठीक, तो उनको समझाएंगे कथन बी के माध्यम से। ऑप्शन बी, सजीवता के साथ यह दिखाएंगे कि मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया, इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं। तो उसने क्या किया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं, हाईलाइट करेंगे पॉइंट को, क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान की तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिला तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताना। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को, जेंडर स्थिरता को, जेंडर वर्गीकरण को, या जेंडर भेदभाव को दर्शाता है? किसको यहाँ पर दर्शाता है दोस्तों? किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को। ठीक है, यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं इंजीनियर नहीं बन सकती हैं, उसके द्वारा कहा गया है, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित करती है। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है।
अभिकथन कहता है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध होता है। बिल्कुल होता है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की नई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। बिल्कुल निरूपित करते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे सही हैं? कौन सा कथन यहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व, जन भागीदारी, संघर्ष समाधान, समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव के मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, उसी के अनुसार यहाँ पर जवाब देना है कि कौन सा विद्यार्थी प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर की यहाँ पर 55 की। 55 कहता है कि क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है। बिल्कुल यही कहा जाता है सामाजिक विज्ञान में कि यह कैसा विषय गैर उपयोगी है। ठीक, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। कैसा है? सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी कहा जाता है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। बिल्कुल करता है। यह भी कैसा है? भ्रांत धारणा है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको आपको तिथियों को रटना पड़ेगा। ये कैसी धारणा है? भ्रांत धारणा है, गलत धारणा है। ठीक, सामाजिक विज्ञान में विशेषता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल एकेडमी शिक्षाविदों में ही है। ये भी कथन एक भ्रांत धारणा है। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा ही क्या कर लिया है, विशेषता प्राप्त कर ली है, तो उसी की ही नौकरी लगेगी। ऐसा नहीं है। ये कैसी धारणा है? भ्रांत धारणा है। कहने का मतलब यहाँ पर जितनी भी जो धारणाएं दी गई सभी कैसी धारणाएं? भ्रांत धारणा है। ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें कि उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से लेकर डी में से किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? यहाँ पर बात की गई है उष्ण कटिबंध को अगर समझाना चाहेंगे बच्चों को तो क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगी? देशांतर की पड़ेगी, ग्लोब की पड़ेगी, आतपन की पड़ेगी या अक्षांश की पड़ेगी? हमने अभी बताया था आपको जो ये ग्लोब होता है, सॉरी एक बार बना लेते हैं इस ग्लोब को। ठीक, क्या बनाते हैं यहाँ पर? ग्लोब को बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बन चुका है दोस्तों ग्लोब। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक, इसकी जो मध्य की जो रेखा होती है जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री की। उष्ण कटिबंध की जो संकल्पना होगी, इसके जो ये वाली जो रेखा हो चुकी हमने बता दिया आपको भूमध्य रेखा। इसके ऊपर की जो रेखा होती है उस रेखा का नाम होता है दोस्तों कर्क और नीचे वाली होती है मकर। ठीक, इनके बीच का क्षेत्र ही होता है उष्ण कटिबंध। क्या क्षेत्र होता है इनके बीच वाला क्षेत्र? ये क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसको समझाएंगे अगर बच्चों को तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? ग्लोब की जरूरत पड़ चुकी है। हमने ग्लोब यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। आतपन होता है एक प्रकार के सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है। क्या होती है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जो पृथ्वी क्या करती है? रोक लेती है। उसे ही कहते हैं आतपन। यानी कि इसकी भी वहां पर क्या पड़ेगी? जरूरत इसकी भी इसमें पड़ेगी। ठीक, पड़ेगी ना। अक्षांश, ये अक्षांशी तो रेखाएं है ना। कर्क रेखा हो गई आपकी, मकर हो गया। यहाँ पर ये कैसी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। जबकि देशांतर का तो यहाँ पर नाम भी नहीं आया। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, खड़ी खड़ी जो रेखाएं होती है ये होती है देशांतर रेखाएं। कह सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खींची गई रेखाओं को देशांतर कहते हैं। इसमें देशांतर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देशांतर को छोड़कर यानी कि ए को छोड़कर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर सही होगा बी, सी, डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन और तर्क। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए किया गया था। पहले क्या था? नागरिक शास्त्र का नाम जो राजनीतिक विज्ञान हो चुका है वो किस कारण से हुआ? समकालीन घटनाओं के कारण से हुआ। तर्क कहता है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। यही आया था। यानी कि कथन तो यहाँ पर दोनों कैसे दिए गए? दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं या हैं? कौन सी मदद करती हैं?
विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। यहाँ पर कैसा होगा, गलत कथन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो बात की गई थी कि समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में कौन सी चीज मदद करती है, विद्यार्थियों के ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना, ऐसा क्यों, ये ही कथन तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी से क्या होगा कि बच्चों में क्या होगा, महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित होगी कि महिलाएं और पुरुष अलग अलग कितना उनको फुर्सत में टाइम मिलता है और वो क्या करते हैं और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी वाला कैसा हो चुका है, बी एकदम सही हो चुका है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की, विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधित आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करना। ये कैसा कथन होगा, आलोचनात्मक सोच को विकसित करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर कथन कैसा होगा, ये भी कथन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 89 की। ठीक, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से प्रश्न को पूछा जा सकता है। किसको विकास करने के लिए, यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है, सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार दोनों विकसित करने हेतु, किसकी, सामाजिक जागरूकता का भी विकास और आलोचनात्मक का विकास करने हेतु कौन सा यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कथन एक कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं। ठीक, बात करें नेक्स्ट की, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक, हमने देखा कि हमारी महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा, बिल्कुल पड़ा था। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के पक्ष में उनका प्रदर्शन करना जायज है, अपने उत्तर का समर्थन का कारण सही दीजिए। यही तो कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का भी विकास करेगा और आलोचनात्मक का भी विकास करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आ चुका है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर ये, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, समय, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या ज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा विश्लेषण। क्या होगा, विश्लेषण, एनालिसिस। ठीक, तो अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ तक पूरे करा दिए हैं, 31 से लेकर 90 करा दिए हैं, सुपर फास्ट तरीके से कराए हैं, हर एक पॉइंट को समझाकर कराए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।